बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में अपनी नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं वो तमाम कवानीन जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखे हुए हैं। और वो फर्स्ट शेड्यूल में क्यों लिखे हुए हैं? ये वो कवानीन हैं जिनको एग्जम्प्ट किया गया है कि दे कैन बी एग्जम्प्टेड फ्राम द ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 8 है, जो कहता है कि स्टेट कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी, ना पास करेगी जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट शेड्यूल में लॉज दिए गए हैं उनके ऊपर इसके तलाक नहीं होगा। वो अगर फंडामेंटल राइट्स को इंक्रोच भी करते हैं तो वो लॉज ही कहलाएंगे। हमने काफ़ी सारे लॉज डिस्कस कर लिए हैं। आज देखते हैं कि हमारे एजेंडे पे अगला कौन सा कानून है। तो जनाब, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था द पेशावर डिस्ट्रिक्ट एंड ट्राइबल एरिया सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स रेगुलेशन 1971, और हमने डिस्कस किया था द कन्वेंशन मुस्लिम लीग एंड अवामी लीग स्क्रूटनी ऑफ फंड्स रेगुलेशन 1971। तो ये 12 और 13 नंबर सीरियल पे थे, और 14 नंबर सीरियल पे है द फॉरेन एक्सचेंज रिपेट्रिएशन रेगुलेशन 1972, और 15 नंबर सीरियल पे है द फॉरेन एसेट्स डिक्लेरेशन रेगुलेशन 1972। ये दो कवानीन आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि दोनों कवानीन मैंने पढ़े हैं। ये अपनी नेचर में टैक्स एमनिस्टी से रिलेटेड है। टैक्स एमनिस्टी की स्कीमें, जैसा कि आपको पता है, आती रहती हैं। अब पाकिस्तान के अंदर एक लंबी हिस्ट्री है टैक्स एमनिस्टी स्कीमों की। तो चलें देख लेते हैं और कौन कौन से स्कीमें आई हैं और उनका क्या क्या हुआ। तो जनाब, सबसे पहले सदर अयूब साहब ने 1958 में टैक्स एमनिस्टी स्कीम दी थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को टैक्स नेट में वो ले आए थे। तो उस वक्त 2,60,000 लोग जो हैं वो टैक्स नेट में आए थे 1958 की टैक्स एमनिस्टी स्कीम के तहत। उसके बाद जनरल आगा मोहम्मद याहिया साहब ने 1969 में सेकंड मार्शल लॉ के रूलर थे, उन्होंने टैक्स एमनिस्टी स्कीम अनाउंस की, जिसमें जो दूसरी स्कीम थी अपनी नेचर की, उसमें कोई ख़ास लोग नहीं आए। तो 19,600 लोग जो हैं वो टैक्स नेट में आ सके थे, और पाकिस्तान को जो फ़ायदा हुआ था वो था तकरीबन 920 मिलियन रुपीस का। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए, जो पहले सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने आते ही टैक्स एमनिस्टी स्कीम जारी की। वो मुल्क के 10वें प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने जो आके टैक्स एमनिस्टी स्कीम दी, उससे मुल्क को 270 मिलियन रुपीस का सिर्फ फ़ायदा हुआ। तो ये जो दो रेगुलेशन आज हमने पढ़े हैं, ये उन्हीं के दौर के हैं, भुट्टो साहब के दौर के हैं। तो उसके बाद आ गए जनरल ज़िया-उल हक साहब। ज़िया-उल हक साहब ने 1986 में टैक्स एमनिस्टी मुतारफ़ कराई, जो कि चौथी टैक्स एमनिस्टी स्कीम थी। उसके ऊपर भी कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई, यानी वो तकरीबन नाकाम ही गई। फिर 1997 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ आ गए, जो कि पहले बिजनेसमैन प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने आके अनाउंस किया। तो उन्होंने जो टैक्स एमनिस्टी स्कीम 1997 में अनाउंस की, उसका जो कुल फ़ायदा हुआ पाकिस्तानी ख़जाने को, वो था 141 मिलियन रुपीस। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए 1999 में। तो उन्होंने आके जो टैक्स एमनिस्टी स्कीम दी, वो तकरीबन नाकाम गई। उन्होंने बाकी भी जो काम किए थे, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी का और वो सारी कार्रवाइयाँ, वो सारी नाकाम गई। उसके बाद पीपल पार्टी का दौर आ गया। इन्होंने आसिफ अली ज़रदारी ने जब सदर थे और उनकी पार्टी हुकूमत में थी, तो उन्होंने जो टैक्स एमनिस्टी स्कीम दी, उसने ख़जाने में तकरीबन 2.8 बिलियन रुपए लेके आई। लेकिन अगर हम उस ओवरऑल देखें तो वो भी एक नाकाम स्कीम थी। उसके बाद जनाब 2016 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ फिर अनाउंस कर दी उन्होंने एक और टैक्स एमनिस्टी स्कीम। और उस वक्त जो एक्सपेक्टेड तो ये था कि गवर्नमेंट को बहुत सारा फ़ायदा होगा, लेकिन सिर्फ 128 लोग जो हैं वो टैक्स नेट में आ सके। अलबत्ता शायद खाकान अब्बासी साहब के दौर में एक और टैक्स एमनिस्टी स्कीम लाई गई, जिसका नाम था
फॉरेन एसेट्स डिक्लेरेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑर्डिनेंस 2008 जो कि बाद में एक्ट बन गया, और फाइनेंस एक्ट 2018 के साथ उसको पास करवाया गया। इसमें जो है उन्होंने काफ़ी सारी मुराद जो हैं वो दी थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो टैक्स नेट में आ जाएं। लेकिन चूंकि पता था सबको कि ये हुकूमत अब जाने वाली है, नई हुकूमत एक और आने वाली है, उसका जो कट ऑफ डेट थी वो थी 30 जून 2018, और उसने कोई ख़ास फ़ायदा मुल्क को नहीं दिया। उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आ गई। इस गवर्नमेंट ने आके एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया 16 मई 2019 का, जिसमें उन्होंने लास्ट डेट जो रखी थी वो थी 30 जून 2019, और बाद में उसको एक्सटेंड करते करते लास्ट डेट उसकी 30 जून 2020 आ गई। तो इस स्कीम ने, इसमें ज़रा आपको पता है कि उन्होंने बहुत सारा जो है वो मुराद दी कि जी आप टैक्स दे के तो आप टैक्स नेट में आ जाएं और अपनी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा टैक्स दे के उसको ज़ाहिर कर दें। तो जनाब अली, ये एक जनरल मैंने आपको व्यू दिया है कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स जो हैं वो आती रहती हैं। अब याद रखिएगा कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो होती है उसकी एक स्टार्ट डेट होती है और उसकी एक कट ऑफ डेट होती है। तो जाहिर है आप ये तो नहीं कर सकते कि लोगों को टैक्स एमनेस्टी दें और फिर वो अनलिमिटेड हो जाए, अनलिमिटेड पीरियड के लिए हो जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब एक लॉ बनता ही एक सर्टन पीरियड के लिए है, उसको तो आइन के अंदर लिख देना बिल्कुल गलत है। यानी एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम एक फॉरेन एक्सचेंज रिपेट्रिएशन के हवाले से और एक फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन के हवाले से कोई कानून 1972 में अगर बनाया गया था, तो 1973 में जब आइन बन गया था और अगर वो कानून चल रहे थे तो लाजमी बात है ज़ियाउल भुट्टो साहब के दौर में ही तकरीबन 5-6 अमेंडमेंटें आइन में हो गई थी। आगे चल के उन्हें देख लेना चाहिए था कि भाई ये स्कीमें जो थी 1972 की, ये तो अब ख़त्म हो गई हैं, इनके अंदर भी एक कट ऑफ डेट थी जिनके ऊपर वो स्कीमें ख़त्म हो गई, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और ये दोनों कवानीन वहाँ लिखे रहे और आज तक लिखे हुए हैं। और अब जाके हमने ये पॉइंट आउट किया कि भाई एक कानून जो एक सर्टन लिमिट, उसकी एक ख़ास लाइफ होती है, उसके बाद वो मर जाता है। आप देखें ना, कोई भी टैक्स एमनेस्टी स्कीम होती है उसमें वो ये कहते हैं कि जनाब आज से वो तमाम हज़रात जिनकी प्रॉपर्टियाँ बाहर हैं वो फ़लाँ तारीख तक अपने एसेट्स ज़ाहिर कर दें और इतना टैक्स दे के इसका फ़ायदा उठा लें। अब यही कुछ हुआ 1972 में। ये जो दोनों रेगुलेशन मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं, एक है फॉरेन एक्सचेंज रिपेट्रिएशन रेगुलेशन और एक है फॉरेन एसेट्स डिक्लेरेशन रेगुलेशन। तो ये दोनों, इनकी दोनों के एक टाइम था ख़ास, डेट्स दी हुई थी इन्हीं स्टैट्यूट्स के अंदर, वो एक्सपायर हो गई, ये और रेगुलेशंस ख़त्म हो गए। लेकिन क्योंकि उस वक्त किसी मसालियत के तहत इनको ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल 8 से बाहर रखना मकसूद था, तो उन्होंने उसमें लिखा। उसके बाद कितनी अमेंडमेंट्स हो गई, 23, 24, 26 के करीब अमेंडमेंट्स हो गई आइन में, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि भाई इनको हटा दें। तो हमने देख लिया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर या तो ऐसे लाज लिखे हुए जब तक रिपील हो चुके हैं, या वो जो अब इफ़ेक्टिव नहीं रहे, या वो जो अपनी मौत आप मर चुके हैं, ऐसे कवानीन जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में लिखे हुए हैं। हालांकि मुल्क के आइन में वो कानून लिखा होना चाहिए जो परमानेंट हो, जिसके इफ़ेक्ट्स परमानेंट हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है उसने तो हमेशा रहना है। तो ये आज की वीडियो थी। दो लॉज हमने और आइडेंटिफाई कर लिए हैं फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, जिनको मेरे राय में, और मेरा ख्याल है कि बड़ी साहिब राय है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम थी जो एक सर्टन पीरियड के लिए थी, उसके बाद उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन याद रहे कि टैक्स एमनेस्टी स्कीमें जो थी ये फंडामेंटल राइट्स में चैलेंज हो सकती हैं, क्योंकि मेरे पास एक एसेट था, मैं इतने अरसे से उसके टैक्स दे रहा हूँ, दूसरी तरफ एक और बंदा आ जाता है, वो कहता है जी मैं आज डिक्लेयर करता हूँ, आज से टैक्स देता हूँ, तो मेरा क्या कसूर है। तो ये मतलब इसमें वो डिवीजन आ जाती है कि इनके साथ स्टेट इस तरह डील कर रही है, उनके साथ स्टेट इस तरह डील कर रही है, जबकि आइन कहता है कि तमाम शहरी लॉ के सामने बराबर होंगे, मुसावी उनके साथ एक जैसा सलूक होगा। इसलिए उस वक्त ये उन्होंने टैक्स एमनेस्टी स्कीम दे के उसको उसमें रखा, लेकिन जब वो ला ही ना रहा तो उसको निकल जाना चाहिए, लेकिन चलें अनफॉर्चुनेटली नहीं निकला। अब देखते हैं कि हमारी रिट में हम इसको डिबेट करेंगे कि इसको निकालें, और आप सबको मैंने इन्फॉर्म कर दिया।
आप सबको मैंने शेयर कर लिया अपना ये नॉलेज, अपनी ये डिस्कवरी कि अब तक जितने भी कवानीन हम पढ़े हैं तकरीबन सारे के सारे इस काबिल हैं कि उनको फर्स्ट शेड्यूल से निकाल दिया जाए। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर लाइक ना भी करें तो कमेंट ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।